अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ, जैसे कि आपको पता है कि नेस्ट एनईटी 2 की सीरीज चल रही है और अभी हमारे पास जो सेकंड फेब को कुछ क्वेश्चंस आए थे और थर्ड फेब को वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसमें मैथ के भी इंक्लूडेड होंगे और फिजिक्स के भी इंक्लूडेड होंगे। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों को। एक फंक्शन गिवन था, जैसे कि मैं इधर अगर वो फंक्शन लिखता हूँ 1 + 3x। ये डियर स्टूडेंट्स हमें एक फंक्शन गिवन था पेपर के अंदर, 1 + 3x + 9x²। ठीक है डियर स्टूडेंट, +27x²। तो ये वो पूछ रहा था कि ये डिक्रीजिंग है, इज डिक्रीजिंग, कि ये वाला फंक्शन डियर स्टूडेंट हमारे पास डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है फॉर व्हाट इंटरवल ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर व्हाट इंटरवल ऑफ एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन गिवन था, जिसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखते हैं ना, तो हमारे पास जो फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है ना, मैं अगर इस फंक्शन को दोबारा से इधर लिखता हूँ, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम उसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। हम डियर स्टूडेंट्स उसकी क्या चीज लेते हैं, डेरिवेटिव। तो इसका आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप चेक कर लीजिए कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा। 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ से अब 3x का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, और 9x² का 18x हो जाएगा और 27x² का डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ये 27x³ है। ये डियर स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, 27x³। तो उसका जब आप लेंगे तो ये आप लोगों के पास 81x² आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी, 81x²। 27x³ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 81x²। तो इसको मैं अब ये डियर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं ना, तो इसको जरा मैं दोबारा अगर आप लोगों के सामने इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ। ये जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, 81x² + 18x + 3। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो अब अगर फंक्शन डियर स्टूडेंट्स जो है ना वो डिक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव <<0 होगा। और अगर हमारे पास किसी इंटरवल में, मतलब डिक्रीजिंग के लिए आप लोगों के पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो <<0 होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इंक्रीजिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, <<0 होता है। ये इंक्रीजिंग के लिए होता है। तो ये अब हमारे पास इसका सारा तरीकाकार है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स जब आप देखते हैं ना, तो ये बेसिकली हमारे पास पैराबोला की ओपनिंग है। यहाँ से अब अगर आप इसकी इक्वेशन को आप देखते हैं ना, तो x² वाली टर्म पॉजिटिव है। तो जब x² की टर्म पॉजिटिव होती है ना, तो वो पैराबोला होता है और उसकी ओपनिंग किधर होती है, अपवर्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पैराबोला है और इसकी ओपनिंग किधर है, अपवर्ड है। इसकी ओपनिंग हमारे पास कहाँ पे आ रही है, अपवर्ड। तो ये एक पैराबोला ऐसा है जो जिसकी कर्व हमारे पास ओपनिंग इसकी अपवर्ड आ रही है। तो यहाँ से डियर सर अब हम देखते हैं कि ये जो, क्या ये एक्स एक्सिस को बिलो कट कर रहा है या इसका क्या तरीका कार है। तो उसके लिए आप लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। याद रखिएगा हमारा टारगेट ये है कि हमने देखना है कि ये डिक्रीजिंग किस इंटरवल के अंदर है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला की गिवन है, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर अब आप देखते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इसका जो बनेगा उसका फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b हमारे पास क्या है, वो 18, यानी x का कोफिशिएंट b होता है, -4a हमारे पास कितना है, 81, और डियर स्टूडेंट हमारे पास c कितना है, वो 3 है। तो इसको अब आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आएगा -648। तो आप लोगों के पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है और ना ही ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को। अब ये ओपन भी अपवर्ड है, ठीक है, पैराबोला की ओपनिंग क्या थी, अपवर्ड थी, और इसके रियल रूट्स भी नहीं है और ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। तो ये हमेशा फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, पैराबोला पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीजिंग है। ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, मैंने मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट से उसके रूट का अंदाजा लगा लिया। तो ये फंक्शन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। कैसे मुझे पता चला, मुझे उसके मैंने डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा लिया कि उसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल नहीं है और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे और ये ओपन अपवर्ड है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है कि रियल रूट्स नहीं है और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये ओपन भी अपवर्ड होता है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। जब भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग नहीं होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन
क्लियर हो गया है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। अब डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूं, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम देखते हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ डाइस रोल्ड। वो कहता है कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, तो यहां से मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं जो क्वेश्चन था हमारे पास आया हुआ, व्हाट इज द सेट ऑफ अ डाइस रोल्ड। आप एक डाइस को एक दफा रोल करते हैं तो आपके पास सेट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल आपके पास सेट बन सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका सेट बन सकता है, जब भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो वो 6 की पावर n होती है, और n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 6 आएगा। तो क्या हमारे पास वो पॉसिबल आ सकते हैं, सिर्फ 1 आ सकता है डाई को रोल करने से, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी जो है वो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को आगे करवाता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर ये अब आप लिखिएगा। अब मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ था उसमें डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं तो सम बच्चा बता रहा है कि सम क्वेश्चंस फ्रॉम कोनिक्स में से बड़े आए हुए थे, और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जी ई अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर रहती है किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट्स करती है। तो यहाँ से भी मेरा बेटा अब मैं आप लोगों के सामने ये सारे रिजल्ट्स लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। याद रखिएगा अगर एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास 0 हो, ठीक है, तो वो फिर परफेक्टली राउंड शेप होगी और उसको हम कहते हैं सर्कल। और अगर हमारे पास मेरा बेटा एक्सेंट्रिसिटी जो है वो, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं कि जो एक्सेंट्रिसिटी है हमारे पास, एक्सेंट्रिसिटी अगर हमारे पास डियर 0 और 1 के दरमियान में होगी तो फिर वो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेच सर्कल को, जिसको हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इसी तरह मेरा बेटा आगे अगर आप लोगों के पास जो एक्सेंट्रिसिटी है वो अगर 1 होगी तो फिर वो रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को, फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को। और अगर आप लोगों के पास एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है तो फिर वो हमारे पास क्या होगी, हाइपरबोला। और इसी के साथ आप लोगों ने वो याद कर लेना है कि हमारे पास जो प्लेन है वो कर्व को कौन, प्लेन जो है वो कौन को किस एंगल पे कट करे तो कौन सी शेप बनती है। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना सर्कल वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो मेरा इसके ऊपर एक लेक्चर है, उसको लाजमी करिए, तो उससे आप लोगों को इसका बड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने लिखूं ना, तो आप लोगों से पूछा गया था मेरा बेटा, जो फोर्थ क्वेश्चन बच्चे ने मुझे भेजा है वो बता रहा है कि सर 1 - tan² थीटा ये आया हुआ था, 1 - tan² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 + tan² थीटा ये किसके इक्वल है, ये आया हुआ था, ठीक है। तो यहां से अब एक डियर स्टूडेंट एक तो तरीका कर ये होता है कि आपको ना बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये वैसे एक आइडेंटिटी होती है जो इक्वल होती है 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा, ये मैं आपको समझाने के लिए अब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल होती है डियर स्टूडेंट्स cos 2 थीटा के, ठीक है। cos 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो आप लोगों ने एक, मैं इसका ट्रिक आपको बता देता हूँ कि आप एक एंगल ले लें जिसकी आपको वैल्यू पता, फॉर एग्जांपल मैंने 0 डिग्री ले लिया। अब जाहिर है ऑप्शंस के अंदर आपको गिवन होगा ये cos 2 थीटा भी या साथ बाकी ऑप्शन भी होंगे, तो 0 डिग्री आप दोनों में पुट कर लीजिए। 1 - tan 0, 1 - tan थीटा की जगह पे भी मैं 0 पुट करूंगा, tan 0 0 हो जाएगा, और इधर 1 प्लस फिर tan थीटा की जगह 0 पुट करूंगा 0, और cos × 2 थीटा इसकी जगह cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए 1 = 1, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है एंगल 0 डिग्री पे। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप 0 डिग्री को लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए कि कौन सा हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आप लोगों को हो गया होगा क्लियर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बच्चे ने क्या भेजा हुआ है वो देखते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह साथ लिख लिख कर बताता जाऊँ, क्योंकि वो इमेज में आप लिमिट्स में से बता रहे हैं जी, बच्चे के काफी आए हुए थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री में से आए हुए थे, लाइन गिवन थी, पॉइंट्स गिवन थे, सर्कल गिवन थे, और वो कहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि हमने किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है। ये पता चल गया पोजीशन किसी भी पॉइंट की। आप लोगों को जो आगे एक और टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, एक पॉइंट गिवन था हमें, अब पॉइंट हमें क्या गिवन था, x1 y1, ठीक है। और हमसे पूछा गया था ये जो पॉइंट है रिलेटिव टू सर्कल, ठीक है, रिलेटिव, ये आपको मैं लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, रिलेटिव टू अ लाइन और अ सर्कल,
ठीक है, पॉइंट जो है वो किधर गिवन था। अब लाइन अगर मैं आपको देखूं ना, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है, जो भी दो पॉइंट्स हैं। अगर दो पॉइंट्स का सेम साइन आ जाए तो वो सेम साइड पे होंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों ने क्या काम करना है कि अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, जैसे अब सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, तो आप लोगों ने वो पॉइंट इसकी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव, वो जो पॉइंट आपको गिवन है वो आप इधर सर्कल की इक्वेशन में पुट कीजिए। तो अगर आपके पास आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये किधर है, ये आउटसाइड है। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड है। और अगर मेरा बेटा आप लोगों ने वो जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन में पुट किया और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जीरो, तो इस जीरो अगर आ गया तो इसका क्या मतलब होगा कि वो पॉइंट किधर है, वो हमारे पास जीरो इन मतलब एज के ऊपर है, उस सर्कल की लाइन के ऊपर है, एज के ऊपर है। और अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आ गया वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट क्या, वो पॉइंट किधर है, सर्कल के इनसाइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इधर लिखता जाता हूँ। जैसे आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो कॉर्ड का मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो इसके दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये कॉर्ड है। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास एक स्पेशल केस भी होता है कि अगर आपका ये जो कॉर्ड है ये सेंटर में से गुजरे इस तरह, तो जब ये सेंटर में से गुजरेगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो ये जो डायामीटर होता है ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है सर्कल के अंदर। ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है। उसके अलावा अब ये अगर अब हम देखते हैं तो एक और क्वेश्चन एक टाइप का आया हुआ था, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि एक हाइपरबोला और एक साइमल्टेनियसली इक्वेशंस गिवन होती हैं, तो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है लाइन एंड हाइपरबोला का। ठीक है, आप लोगों से इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपसे पूछ सकता है, जो इसने पूछा हुआ भी था, बिटवीन लाइन एंड, अब हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को ये इधर बता दिया है। ठीक है जी, तो इसके लिए तरीकाकार क्या होता है, जो भी लाइन की इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इधर से आप लोगों ने क्या काम करना है, ये y की वैल्यू निकालनी है और इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है हाइपरबोला की इक्वेशन में। अब हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू वन, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। और ऊपर हमारे पास किसकी है, लाइन की। तो आप लोगों ने क्या काम करना है बेटा, इधर से y की वैल्यू निकालनी है और इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर देना है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उधर लाइन में से y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टेल्स यू इफ द लाइन इज अ टेंजेंट, वन सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन आ गया तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट होगी। अगर दो सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है, अब ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कॉन्सेप्ट्स को समझें, लाइन में से कोई एक वाई एक्स निकाल के हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो आपको बताएंगे कि ये जो गिवन लाइन थी ये हाइपरबोला पे क्या है। अगर तो आपके पास एक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, सोल्यूशन अगर आपके पास एक आता है तो वो लाइन क्या होंगी, इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट। और अगर आपके पास सोल्यूशन कितने आ जाते हैं, दो, अगर आपके पास बेटा दो सॉल्यूशंस आते हैं तो फिर वो लाइन क्या होगी, सीकंड, फिर वो लाइन हमारे पास क्या होगी, सीकंड। और अगर हमारे पास बेटा जीरो सोल्यूशन आता है, हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन जो है वो जीरो आता है, मतलब सोल्यूशन आता ही नहीं, तो इसका फिर क्या मतलब है कि वो जो लाइन है डोंट टच, ये टच ही नहीं करती, हमारे पास जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को टच ही नहीं करती। तो ये वाला अब आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी आप लोगों ने देखना है। अब मैं मेरा बेटा आप लोगों को ना फिजिक्स के क्वेश्चन बताता हूँ कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों के साथ मैं फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करता हूं। जो बच्चे ने मुझे भेजे हैं कि सर फिजिक्स के पोर्शन के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको बताता हूं।
पहले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमसे यूनिट ऑफ पावर पूछा हुआ था, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर। मैं साथ साथ इधर लिखता भी जाता हूँ। तो आपको डियर स्टूडेंट पता है कि पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है, ठीक है। और अगर आप इसका फार्मूला भी देखते हैं ना, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है जी W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और इसको हम आगे आप इसको बेशक बेस यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स MA होता है ना डियर स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे टाइम का सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मैंने बेस यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर दिया। आगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अब आप लोग समझ लीजिए। इसमें उसने पूछा, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से भी क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चा बता रहा है यहाँ से डियर स्टूडेंट्स। आगे अब अगर आप देखें ना, तो आप लोगों के पास वो कहता है सोलिनाइड के अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कर देते हैं डबल, 2n, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देते हैं, और उसके बाद जो उसकी लेंथ है सोलिनाइड की वो भी हम डबल कर देते हैं, और जो सोलिनाइड में से करंट पास कर रहा है वो भी हम डबल कर देते हैं। तो यहां से अब हमसे पूछ रहा है बी ऑफ सोलिनाइड, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनाइड का। तो ये मेरे बेटा आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनाइड का होता है उसका क्या रिलेशन होता है वो। अब अगर अब आप देखते हैं ना, बी हमारे पास सोलिनाइड का फार्मूला था म्यू नॉट, ठीक है डियर स्टूडेंट, म्यू नॉट N/L × I, ये हमारे पास था सोलिनाइड का, ठीक है, सोलिनाइड के मैग्नेटिक फील्ड का डियर स्टूडेंट ये वाला रिलेशन। तो यहाँ से अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स भी जब डबल होंगे, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे बी प्राइम लिखता हूँ म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स भी मैं डबल कर देता हूँ, लेंथ को भी मैं डबल कर देता हूँ, और करंट को भी मैं क्या कर देता हूँ, डबल। तो ये डबल डबल से कट जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखेंगे सिर्फ 2 आ जाएगा हमारे पास। तो जो बी प्राइम है ना डियर, ये मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर रह जाएगा म्यू नॉट N/L × I, ये है। तो इसको डियर स्टूडेंट अब आप देख लीजिए, हमारे पास 2 टाइम्स बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आगे अगर आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ 3 वाला, तो पहले हम क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि कौन सा आया हुआ था। इसमें जी आप बता रहा है कि आर गिवन था, डब्ल्यू भी गिवन था, क्यों निकालना था, ठीक है। तो मतलब अब जो बच्चा जिस तरह से ये क्वेश्चन बता रहा है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंप्लीट तो नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। आगे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला अब हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास T2 जो है डियर स्टूडेंट, T2 जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन हमने निकालनी है। क्या चीज निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, ठीक है। तो ये हमसे वो पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट अब आपको पता है, अगर मैं कार्नो इंजन की बात करता हूं, ठीक है, तो कार्नो इंजन के अंदर आप लोगों को पता है कि उसकी एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है। अब जो T2 है ये बेसिकली T1 का 3 टाइम्स है। तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है, अगर मैं उसका फार्मूला लिखता हूं, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर ओवर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से अब बस आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन कर लेनी है और आगे आंसर निकाला। कोल्ड रिजर्वायर हमारे पास T2 होता है। तो यहाँ से अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी के लिए निकालता हूँ 1 माइनस, तो कोल्ड रिजर्वायर का डियर स्टूडेंट्स आप लोग अब देख लीजिए, अगर आप कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को लेट्स सपोज T1 कर लेते हैं, ठीक है। T1 आप क्या लेते हैं, कूल्ड रिजर्वायर में इधर लिख देता हूँ। T1 हमारे पास क्या है, कूल्ड रिजर्वायर। अमूमन हम कूल्ड रिजर्वायर जो होता है ना उसको इसी से डिनोट करते हैं। और जो T2 है हमारे पास वो क्या है, हॉट रिजर्वायर। इंजन वर्क करता है ना, दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कोल्ड रिजर्वायर आप लोगों को टेम्परेचर अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जरा आप चेक कीजिए। T1 यूजुअली कोल्ड रिजर्वायर, T2 इज दी हॉट रिजर्वायर। तो एफिशिएंसी अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अब आपको बनेगा, ठीक है डियर। तो हॉट रिजर्वायर आप लोगों का कितना है, उसको आप फॉर एग्जांपल T2 ही लिखते हैं। तो नीचे वाला, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम कोल्ड रिजर्वायर को T1 कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन अब आई होप हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे बेटा अगर अब आप देख रहे हैं ना कि कूल्ड रिजर्वायर T1 है और हॉट रिजर्वायर T2 है, और हॉट रिजर्वायर T2 कूल्ड रिजर्वायर का 3 टाइम्स है। तो अगर हमारे पास कूल्ड रिजर्वायर यहाँ पे अगर मैं T1 लिखता हूँ ना, तो हमारे पास जो हॉट रिजर्वायर है वो इसका 3 टाइम्स है ना, तो ये 3T1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं T1 T1 से कट जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास 1 माइनस, तो ये 1/3 आ जाएगा। इसका अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो ये 2/3 आएगा,
ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो तकरीबन, अगर अब आप 2/3 कह रहे हैं तो ये 66.7% बन रही है। तो ये एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली डियर स्टूडेंट कितनी बन रही है? 66.7%। ठीक है, तो या तो 2/3 गिवन होगा या ऑलमोस्ट आप लोगों के पास इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। ये वाला कौन से नंबर वाला था? 3 वाला था। अब डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को करवाता हूँ 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन अब मैं इधर से आपको देख के बताता हूँ जो बच्चे ने भेजे हुए हैं। नेक्स्ट वो अब हमें बता रहा है कि विच डज नॉट एक्ट एज अ हीट पंप। तो इस तरह आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे कि हीट पंप के तौर पे कौन एक्ट नहीं करता। हीट पंप जो होता है ना, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि हीट पंप क्या बेसिकली करता है। ठीक है, अब ऑप्शन बच्चे ने नहीं भेजे हुए, मैं वैसे आपको हीट पंप का बता देता हूँ। हीट पंप डियर स्टूडेंट जो होता है ना, ये मूव करता है थर्मल एनर्जी। ये क्या करता है? मूव करता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को मेरा बेटा ये मूव करवाता है कहाँ कहाँ से? फ्रॉम, ठीक है, कूल्ड एरिया, फ्रॉम अ कूल्ड एरिया टू अ हॉट एरिया। ठीक है जी, यूजिंग वर्क। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया कि हीट इंजन, हीट पंप का क्या काम होता है? ये कूल्ड एरिया से हॉट एरिया में थर्मल एनर्जी को मूव करवाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है, अगर मैं आप लोगों के सामने इसकी एग्जांपल लिखूं तो रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है जी, हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं? रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर, एंड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, और नॉन एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक हीटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली इनटू हीट, और अ हीट इंजन विच डज द अपोजिट हीट टू वर्क। ठीक है, तो वो इसकी नॉन एग्जाम्पल है। नॉन एग्जाम्पल भी मैं इधर लिख देता हूँ, अब क्योंकि बच्चे ने ऑप्शंस एग्जैक्ट नहीं बताए हुए थे तो मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना पॉसिबल नॉलेज उसके रिलेटेड दे सकूं। तो इसकी नॉन एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर, और उसके बाद एंड हीट इंजन, एंड हीट इंजन। तो आई होप अब आप लोगों को डियर सर इसका कॉन्सेप्ट मिल गया है, पता भी चल गया है कि आप लोगों ने किस तरह से इसको डील करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया है? यहाँ से आप चेक करें तो 4 हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं 5 वाले क्वेश्चन पे। तो 5 वाले क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट अब आप देखते हैं हम 5 वाले में कि क्या हमें वो कहता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इसमें वो कहता है हमें y इक्वल टू, जो कि बच्चे ने क्वेश्चन मुझे लिख कर भेजा है, y इक्वल टू ए टी स्क्र, यहाँ से मैं लिखता हूँ ए टी स्क्र प्लस बी टी क्यूब प्लस बी, बी कैपिटल में चलें लिख देते हैं, ठीक है, ए क्योंकि कैपिटल में लिखा है, प्लस बी टी क्यूब, बी टी क्यूब। और ये हमारे पास कितना है? हमने डायमेंशन निकालनी है ए एंड बी की। फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो ये अब ये सुनो, आप देख लीजिए कि इनकी हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप जरा देखिए और फिर मुझे बताएं। ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें, फिर आप लोगों को मैं करवाता हूँ। वैसे आप लिखेंगे ना डायमेंशन वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम, मैंने इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो ये एक दफा खुद ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ना एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। ठीक है, वो बड़ी डिटेल में मैंने एक लेक्चर करवाया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में वो क्या कहता है? ठीक है, ईच टर्म इन अ फार्मूला मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ये क्या है? ईच, ये बस याद रखें, ईच टर्म इन अ फार्मूला मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ए टर्म इन अ फार्मूला मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो ये अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट रखना है। अब y हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, y का मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये डिस्टेंस है। तो हर टर्म की डायमेंशन अगर सेम है तो मैं इसको दोबारा अगर लिखता हूँ y इक्वल टू ए टी स्क्र प्लस बी टी क्यूब, तो टोटल ये कितनी टर्म है? 1 2 3। तो हर टर्म का डायमेंशन सेम है ना, तो मैं y का डायमेंशन किसके इक्वल रखता हूँ जी? y का डायमेंशन इक्वल होगा ए टी स्क्र के डायमेंशन के। तो यहाँ से अब मैं इनकी डायमेंशन ए की निकाल लेता हूँ जी। y की डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी? l, और उसके बाद ए की डिमेंशन मुझे नहीं पता, ये आ जाएगी टी स्क्र। तो यहाँ से मैं ए इधर ही रहने देता हूँ, तो टी स्क्र उधर एल के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये एल टी माइनस टू, जो कि हमारे पास क्या बन गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ए हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन।
अब ये तो मुझे पता है हर टर्म का डिमेंशन सेम है, तो मैं y का डिमेंशन अब तीसरी टर्म के इक्वल रखूंगा, क्योंकि y का डिमेंशन मुझे पता है, और तीसरी टर्म मेरे पास क्या है, बी टी क्यूब, तो इनके डिमेंशन में आपस में इक्वेट करूंगा। तो y अगर अब आप देखते हैं तो इसका डिमेंशन क्या बन जाएगा, l, और बी टी का डिमेंशन क्या बन जाएगा, टी क्यूब, तो बी इधर ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास बी का जो डिमेंशन बनेगा वो एल के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ LT-3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LT-3, और ये जर्क का डिमेंशन है, ये किसका डिमेंशन है, जर्क का। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया है कि किस तरह से हमने इसको करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी 6 वाला, उसको अब हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका क्या है, फिर मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवाता हूँ। तो अब हम देखते हैं जी, आगे कहता है विच डिके डज नॉट चेंज द एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो बच्चे ने लिख कर भेजा है, विच डिके डज नॉट चेंज, विच डिके डज नॉट चेंज द एलिमेंट, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट इसमें बेसिकली अब जो इसका आंसर है ना, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो वो गैमा रेज है, ठीक है, गैमा डिके। गैमा डिके के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंट चेंज नहीं होता। गैमा रेडिएशन बेसिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को चेंज नहीं करते, ये सिर्फ एनर्जी स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या कम करते हैं, इट ओनली चेंजेस एनर्जी स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एनर्जी स्टेट को डियर स्टूडेंट चेंज करते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने अब नोट रखना है। आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं सेवंथ वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं जो कि बच्चे ने भेजा है। सेवंथ वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जी ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ ना ताकि आपको पता चलता रहे। तो एक अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल भी कहते हैं। तो टॉर्क अगर डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही होता है ना। और इसके साथ अगर मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे बता देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो फोर्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होती है, ये फोर्स होती है। तो ये दोनों रिलेशंस आप लोगों को आने चाहिए, आप लोगों ने इनको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एट्थ वाला क्वेश्चन। तो एट वाले क्वेश्चन में डियर सन अब हम देखते हैं कि आगे वो कहता है अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर्स, वेक्टर्स वाले चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। और उसके बाद अगर अब हम देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं आगे, अब एमसीक्यू तो ऐसा कोई नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आ रहे हैं। बच्चा बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, वो देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको देख कर जाएं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में से भी बच्चे बता रहे हैं कि काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं, ठीक है। और इसके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। आई होप ये आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। ये सेकंड फेब के भी कुछ क्वेश्चन रहते थे, कुछ थर्ड के, अभी मैं और भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं, एनईटी 1 2 आपसे मिस हो गए, तैयारी नहीं थी, तो एनईटी 3 के लिए हम बड़ा सुपर स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, एनईटी 3 और 4 प्रिपरेशन के लिए। इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन 5th फेब है, और ये बैच बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूनिक फीचर्स क्या है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। डेली बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये लाइव क्लासेस डियर स्टूडेंट पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी हमारी ले रही होगी। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज्वाइन करना है। हमारा ये जो बैच है इसमें टॉप फैकल्टी पढ़ा रही होती है, और टॉप फैकल्टी के साथ साथ आप लोगों के इसमें प्रैक्टिस बड़ा मटेरियल करवाई जाती है, आप लोगों के टेस्ट सेशन लिए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान की टॉप नोच यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
ये डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर बच्चों को पता नहीं चलता बाद में कि सर किस वर्ड, ये सिर्फ हमारा यही वाला ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके हमारे न्यू बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट लाजमी इसको ज्वाइन कीजिए। NET 3 की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी कंप्लीट, इसके साथ साथ NET 4 की भी होगी, और इसके अलावा भी आपने कोई टेस्ट देना होगा तो उसकी भी आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। लाजमी तौर पर आज ही बैच का हिस्सा बनिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं। 5 फेब जो है वो हमारी इनरोलमेंट की डेडलाइन है, तो इसमें आपको तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तमाम सब्जेक्ट्स की टेस्ट सेशन के साथ तैयारी करवाई जाएगी। NET 3 से पहले सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगी और टेस्ट सेशन भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।